So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. So आज के लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ेंगे. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर ये पढ़ा था, और उससे भी पहले वाली वीडियोस में हमने डेफिनेशन, मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर एंड स्कोप को देखा. तो सब कुछ पढ़ के आइए, फिर इस वीडियो में आइए, सब कुछ आपको अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा. ये है पार्ट 5. पार्ट 4 देख के आइए, पार्ट 3 to 1 देख के आइए. 15-15 मिनट की वो शॉर्ट वीडियोस आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपके कांसेप्ट को. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. Trust me, being very honest, I'm really working hard for you. So please, आपकी मोटिवेशन चाहिए. Just subscribe. I'm really grateful. Thank you so much. So let's start. Importance of organizational behavior. देखो यार, organizational behavior में हर लेक्चर में मैंने बताया कि भाई organizational behavior में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉई हैं, जो स्ट्रक्चर तैयार है वो उसका क्या. अब ये देखना कि भाई ये जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर्स हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, और जो स्ट्रक्चर है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेलीगेट की गई होगी, इसका ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यही देखना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का काम है. तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. तो हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे. सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की है एम्प्लॉय मोटिवेशन. कैसे बताता हूं. तो पहली है एम्प्लॉय मोटिवेशन. देखिए, नोट्स की टेंशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि नोट जो है वो आपको मिल जाएंगे. सर कैसे मिलेंगे? टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे इसके नोट्स. टेलीग्राम चैनल ऑल्सो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नोट्स जो है वो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं. फिलहाल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे. ठीक है, एक लिंक मिलेगा नोट्स का. जिस भी लेक्चर को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो पहली इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय मोटिवेशन. देखो, ओबी मदद करती है हमें समझने में कि भाई ह्यूमन बिहेवियर कैसा है. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि भाई ह्यूमन किस तरीके से बिहेव करता है. मे बी कुछ ऐसी कंटिजेंसी आ गई, ऐसे कुछ घटना घट गई कंपनी के अंदर जहां पर मे बी वो डीमोटिवेट हो गया, तो उसकी इफिशिएंसी घटी. वो जितना कर पा रहा था उतना वो नहीं कर पा रहा होगा. तो एम्प्लॉय की मोटिवेशन का बहुत बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन पर. सो बेसिकली ओबी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ मोटिवेशन. तो मोटिवेशन का बेसिस समझने में मदद करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. मोटिवेशन फैक्टर तो आ ही जाता है जब अगर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है या ह्यूमन शामिल है वहां पर. तो ठीक है, क्योंकि कोई बंदा एक तरीके से नहीं सोच सकता हर टाइम, या एक तरीके से उसका मेंटेलिटी चले ऐसा नहीं हो सकता. कभी उसकी लाइफ में लोज आएंगे, कभी हाईज आएंगे. सो अकॉर्डिंग टू दैट एम्प्लॉइज इफिशिएंसी आल्सो चेंजेस. सो एम्प्लॉय मोटिवेशन ना सिर्फ एम्प्लॉय की मेंटालिटी को चेंज करती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को भी चेंज करती है. तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ये भी है कि भाई एम्प्लॉय मोटिवेशन को समझना. ओबी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ मोटिवेशन एंड डिफरेंट वेज टू मोटिवेट देम. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओबी हेल्प्स अस. नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये टेंशन लेने की बात नहीं है. सो ओबी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड क्या द बेसिस ऑफ मोटिवेशन. कि भाई मोटिवेशन का जरिया क्या है, बेसिस क्या है, एंड डिफरेंट वेज टू मोटिवेट देम. तो ये भी बता सकता है कि भाई किन किन तरीकों से हम मोटिवेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, एंड डिफरेंट वेज टू मोटिवेट देम. तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से हमें सब कुछ अंदाजा लग जाता है. तो अब जब भैया हमें पता चल गया कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का. तो अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में तो एक वर्कफोर्स एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा. सो ओबी की एक दूसरी इंपॉर्टेंस ये भी है कि टू क्रिएट बेटर वर्कफोर्स एनवायरनमेंट. टू क्रिएट बेटर वर्कफोर्स एनवायरनमेंट. क्योंकि जितना अच्छा दोस्तों वर्कफोर्स एनवायरनमेंट होगा, उतनी ही इफिशिएंसी के साथ इंडिविजुअल काम करेगा, एम्प्लॉय काम करेंगे. देखो, बहुत फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट का, जहां पर आप रह रहे हो या जहां पर आप काम कर रहे हो. अगर सारे इंसान, सारे ह्यूमन, सारे इंडिविजुअल एम्प्लॉय जहां पर आप काम कर रहे हो वो डीमोटिवेटेड है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी डीमोटिवेटेड टू. सो वर्कफोर्स एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट हो जहां पर पॉजिटिविटी हो, पॉजिटिव वाइब्स हो, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो. सो टू क्रिएट बेटर वर्कफोर्स एनवायरनमेंट, ये भी ओबी की इंपॉर्टेंस है.
because OB helps us to create that healthy environment, that ethical environment, that smooth environment in an organization. So मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि OB helps to create a healthy ethical मतलब जहां पर कोई भी गलत काम ना हो, लोग एक दूसरे को जज ना करें, एंड स्मूथ एनवायरनमेंट, और एक स्मूथ एनवायरनमेंट रहे in an organization. So OB helps to create a healthy, ethical and smooth environment in an organization. तो आज ये शॉर्ट में लिख देता हूँ. तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस हो गई. तीसरी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कितनी बार पढ़ा है हमने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में, हमने कितनी बार इसको डिस्कस किया है. अगर वो नहीं पढ़ी आपने फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको भी एक्सेस कर लीजिए और देखिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट की पूरी प्लेलिस्ट का. यहाँ पर आपको 33 या 34 वीडियोस दिख जाएंगी. साथ में उसमें मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस भी बताए हैं, उन्हीं में से आएगा. एक श्योर कट बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता. तो 15 क्वेश्चन देख के टॉपिक उस तरीके से करना चाहते हो, वो भी अच्छी बात है. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ, इतना भूल गया. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि भाई रिसोर्सेज को ऑप्टिममली हमें यूटिलाइज करना है, कि भाई वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज का. मिनिमम कॉस्ट पे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कर लें, मिनिमम कॉस्ट पे हम इतना अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज कर लें कि इससे मैनेजमेंट की बेहतरी हो. बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है कि भाई मैनेजमेंट के बेटर के लिए ही आप रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो, मिनिमम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आओ और यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को as much as you can. So that is what optimum utilization of resources. But how is this possible? Because of organizational behavior. Importance में आ रहा है ना. देखो, organizational behavior helpful है in understanding the behavior of human. We're going to study, when we talk about organizational behavior, we talk about human behavior. We talk about how that particular human behaves in a way that it affects organization. Definitely. So अगर बंदा मोटिवेटेड होगा, पॉजिटिव वर्कफोर्स एनवायरनमेंट में काम कर रहा होगा, तो ये समझ में आता है हमें देख के, क्योंकि हम ओबी की स्टडी कर रहे हैं, कि भाई वो इफिशिएंसी बढ़ा पाएगा और वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाएगा, वो वेस्ट नहीं करेगा डेफिनेटली. और कॉस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल है वो चीजें. कॉस्ट रिडक्शन में हेल्पफुल है डेफिनेटली. जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हो तो भाई लोअर कॉस्ट डेफिनेटली हो रही है, क्योंकि आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को. तो डेफिनेटली ये भी इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की. चौथी, जो कि बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस. तो भैया इन सारी ही चीजों से इफेक्टिवनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, इफिशियंसी भी बढ़ रही है. एम्प्लॉइज जो है दे बिकमिंग मोर एंड मोर इफिशिएंट. एम्प्लॉय इफिशिएंट होंगे तो डेफिनेटली इट विल लीड टू इफेक्टिवनेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो डेफिनेटली ओबी हेल्प्स अस टू डू दैट आल्सो. Helps in understanding the nature of an employee. It is very important. देखो, आज के टाइम में एम्प्लॉय के नेचर को समझना जरूरी है. अगर तुम उसको मोटिवेट करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए भी तुम्हें ये फिफ्थ स्टेप तो ध्यान ही रखना पड़ेगा. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो है किस तरीके का individual. Then only you can work on employee motivation, and then only you can create a better workforce environment. So it is somehow related to the fifth point, that it helps us to understand the nature of employee. Employee can be introvert, it can be extrovert, maybe shy. Actually, shy and introvert are same things. Maybe a little dominating, maybe lots of lie, maybe hypocrisy is there in an employee. So can be anything, different nature का बंदा हो सकता है. So it basically helps us to understand the nature of employee, and once you understand the nature of employee, it helps managers to work on motivation, and then to create a workforce environment, and then only it will reach to optimum utilization of resources, and then only you will achieve effectiveness of organization and efficiency of employee. देखो, सब आपस में किस तरीके से कनेक्टेड. आई होप यू गॉट एन आइडिया. इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. छठा जो सिक्स्थ चीज है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी.
मल्टी अप्रोच हमने पढ़ा था नेचर ऑफ ओबी में, तो नेचर ऑफ ओबी जरूर एक क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर मैंने बताया था ये मल्टी अप्रोच है, तो ये भी ओबी की इंपॉर्टेंस है कि जब हम ओबी पढ़ते हैं ना तो हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी आती है, क्योंकि हम ओबी में जो मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, मेथड्स को अप्लाई करते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, क्योंकि ह्यूमन शामिल है तो साइकोलॉजी शामिल है, क्योंकि हमें ह्यूमन को समझना होगा कि ह्यूमन किस तरीके का है, किस तरीके से सोचता है, ऑल्दो यू कांट 100% प्रेडिक्ट बट यू हैव टू, तो साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो गई, लॉ इन्वॉल्व हो जाती है, इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल साइंस इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप इन्वॉल्व हो जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी भी देखने को मिलता है। ऑल्सो इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन, तो सेवेंथ है इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक सिस्टमैटिक वे में चीजें हों, उसके लिए जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझें हम, ठीक है, तभी चीजें एक अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन में हो पाएंगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हमें ये समझना होगा, ह्यूमन के बिहेवियर को समझना पड़ेगा कि भैया इस तरीके का काम वो इस तरीके से कर रहा है, तो उसको उसी तरीके की वर्क वाली चीजें डेलीगेट की जाए। अगर कोई बंदा है कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको उसी तरीके का काम दिया जाए जिसमें वो प्रोडक्टिविटी कम हो कहीं ना कहीं, है ना, और वो काम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो हम ऐसे बंदे को वहां पर डेलीगेट करेंगे जिससे अगर थोड़ी बहुत मतलब कि जिससे गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट काम है। सो कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तभी जब हम ओबी कहीं ना कहीं समझो बात को, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेंगे, सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ ओबी में कोऑर्डिनेशन भी आता है, एक सिस्टमैटिक चीजें, सिस्टमैटिक वे में चीजें चलती रहेंगी, एक हायरार्की सेट रहे, सो फॉर दैट आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में 6 पॉइंट है कि आप भी मुझे 2 पॉइंट्स और बता सकते हो, तो 2 मोर पॉइंट्स इफ यू वांट टू टेल मी 2 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अगर आप बताना चाहते हो तो होमवर्क में कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, सो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, उसका यूज कीजिए और बताइए कि क्या और इंपॉर्टेंस हो सकती है। अपना फीडबैक देना मत भूलिए, मेल पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी, वेयरएवर यू वांट। थैंक यू सो मच, बाय।